Good morning, student. In the last class, we have discussed about the flow control mechanism used in noiseless channel. In today's class, we will discuss three mechanism which is used for the noisy channel. So, in the noisy channel, there is the possibility of frame loss, acknowledgement loss, and also there is a possibility of frame corruption. तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि नॉइज़लेस चैनल में क्या होता था कि अगर हम फ्रेम सेंड कर रहे हैं तो फ्रेम सक्सेसफुली रिसीवर की तरफ सेंड होता था और एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुली सेंडर की तरफ रिसीव होता था। लेकिन इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि ये आपका नॉइजी चैनल है। तो इसमें स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एन ARQ, सेलेक्टिव रिपीट ARQ, ये तीन प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। Error correction in stop and wait protocol. Error correction in stop and wait protocol ARQ is done by keeping a copy of the send frame and retransmitting of the frame when the timer expire. तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जो भी फ्रेम सेंडर से सेंड किया जाएगा रिसीवर की तरफ और सेंडर क्या करेगा उसके लिए एक टाइमर स्टार्ट करेगा प्लस उस फ्रेम की एक कॉपी भी अपने पास रखेगा। तो अब ये कॉपी और टाइमर ये दोनों की ज़रूरत है यहाँ पे क्यों पड़ी कि अगर हमारा फ्रेम लॉस होता है तो क्या होगा इसे टाइमर से देखा जाएगा कुछ टाइम तक वो सेंडर वेट करेगा उस टाइम को बोला जाता है टाइम आउट टाइम। टाइम आउट टाइम के बाद वो फिर से रिसेंड करेगा उस फ्रेम को तो इसलिए उसकी कॉपी रखता है। इन स्टॉप एंड वेट ARQ we use sequence numbers to number the frame. The sequence number are based on the modulo 2 arithmetic. तो ARQ प्रोटोकॉल स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल में क्या करते हैं हम लोग सीक्वेंस नंबर भी यूज़ करते हैं। जितने भी फ्रेम है वो सारे फ्रेम्स के सीक्वेंसिंग करते हैं और वो सीक्वेंस नंबर आपका 2 मॉडुलो अर्थमेटिक में रहेगा। कहने का मतलब है सीक्वेंस नंबर 0 1 के फॉर्म में रहेगा या तो 0 रहेगा सीक्वेंस या फिर 1 रहेगा और ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी। अभी आगे देखेंगे हम ये कैसे हो रहा है। In stop and wait ARQ, the acknowledgement number always announces in modulo 2 arithmetic. The sequence number of the next frame is expected. तो स्टॉप एंड वेट ARQ में फ्रेम की भी नंबरिंग आपकी मॉडुलो 2 अर्थमेटिक में होती है और एक्नॉलेजमेंट की भी नंबरिंग मॉडुलो 2 अर्थमेटिक में होती है। देखिए ये एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। ये एग्जांपल आपकी फ्रोजन बुक से लिया गया है। तो इस चीज़ के लिए ये वहाँ पे वर्ड वर्ड लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सेंडर है और ये रिसीवर है। यहाँ पे ये आपके फ्रेम दिए गए हैं और फ्रेम की नंबरिंग देखिए आपके 010101 के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पर रिसीवर की तरफ एक्नॉलेजमेंट की भी नंबरिंग 0101 फॉर्म के में दिया रहेगा। ये देखिए इसको रेड कलर में दिया गया है, इसका मतलब है ये फ्रेम सेंड किया गया है और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट के लिए जो सीक्वेंस नंबर रेड किया गया है इसका मतलब है रिसीवर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट फ्रेम नंबर 1। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेम 0 भेजा गया उसके लिए एक्नॉलेजमेंट आया सक्सेसफुली ये रिसीव हो गया रिसीवर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट किया गया था और टाइमर आपका स्टॉप हो जाएगा जब भी उस फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन में देखिए फ्रेम 1 सेंड किया गया बट फ्रेम 1 क्या हुआ लॉस हो गया। अब फ्रेम 1 आपका रिसीवर की तरफ पहुंचा ही नहीं तो रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं भेजेगा। तो अब इसको स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कैसे हैंडल करता है। यहाँ पर देखिए ये आपका टाइमर स्टार्ट किया गया है तो जो भी फ्रेम सेंड किया जाएगा उस फ्रेम के लिए एक टाइमर स्टार्ट किया जाएगा और वो टाइमर तब तक चलता रहेगा जब तक उसके लिए एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए या फिर उस फ्रेम के लिए टाइम आउट ना हो जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो टाइम आउट होगा और टाइम आउट जब भी होगा
तो उसका कहने का मतलब है कि ये फ्रेम नहीं पहुंचा है या फिर बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है। तो अब क्या होगा, सेंडर उस फ्रेम की जो कॉपी अपने पास रखे थे उसको फिर से रीसेंड कर देगा। तो फिर से यह रीसेंड किया गया और उसके लिए फिर एक्नॉलेजमेंट आया। फिर ये फ्रेम 0 भेजा गया और अब देखिए इस केस में क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट आपका लॉस हो गया। तो एक्नॉलेजमेंट लॉस के केस में भी सेम वही प्रोसीजर अप्लाई होगा जैसे फ्रेम लॉस में हुआ था। यहाँ पर आपका टाइमर स्टार्ट हुआ था, ये टाइमर जब टाइम आउट होगा उस टाइम पर फ्रेम 0 रीसेंड किया गया है। और देखिए टाइम आउट टाइम भी कंसीडर करने के लिए या फिर चूज करने के लिए क्या किया जाता है, ये कोशिश ये किया जाता है कि जो भी राउंड ट्रिप टाइम है उससे टाइम आउट टाइम ज़्यादा रहे या फिर इक्वल रहे। तो इक्वल नहीं रहता है, जनरली क्या होता है, टाइम आउट टाइम इज ग्रेटर देन राउंड ट्रिप टाइम। टाइम आउट टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राउंड ट्रिप टाइम। तो आप देख रहे होंगे जो राउंड ट्रिप टाइम है उसके बाद ही ये टाइम आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक मैकेनिज्म था स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल के लिए। तब ये देखिए इसके लिए कुछ एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेज में हमने क्या देखा कि दिस इज़ यूज्ड फॉर नॉइजी चैनल, इट हैज़ बोथ एरर एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म, इट हैज़ टाइमर इम्प्लीमेंटेशन। डिसएडवांटेज ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या है, इफ़िशियंसी इज़ वेरी लेस। तो इफ़िशियंसी कैसे वेरी लेस हुआ, आपका पूरा एक लिंक है, उस पूरे लिंक में हमने देखा अभी केवल एक ही फ्रेम ट्रांसफ़र हो रहा है और लिंक की बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो जनरली जो भी लिंक रहेगा वो 100 Mbps की उसकी बैंडविड्थ रहेगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 1 Gbps भी हो सकती है। और जो फ्रेम की साइज़ है वो kbps में रहती है। तो देखिए कितना मिनिमम यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं बैंडविड्थ का। तो इसलिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इनएफिशिएंट है। Only one frame is sent at a time. Timer should be set for each individual frame. तो ये एक तरीके से ओवरहेड हो गया। नो पाइपलाइनिंग, अब इसका क्या मतलब है, तो नो पाइपलाइनिंग का मतलब है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन केवल एक ही फ्रेम ट्रांसफ़र हो रहा था और ये जो इनएफिशिएंसी है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं कैसे, पाइपलाइनिंग से। पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि एक फ्रेम के पीछे कई सारे फ्रेम भेज दिए जाते हैं। तो अभी तक जो एक ही फ्रेम भेजा जा रहा था अब कई सारे फ्रेम भेजे जा रहे हैं तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये पाइपलाइनिंग टेक्निक्स आपकी इन दो प्रोटोकॉल में यूज किया गया। आगे हम देखेंगे कि गो बैक यानी ARQ प्रोटोकॉल क्या है और सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल क्या है। ये देखिए ये ऑपरेशन दिया गया है और इस ऑपरेशन में ये दिखाया गया है कि हम लोग लिंक यूटिलाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एक सेंडर ले लिया गया, एक रिसीवर ले लिया गया। फर्स्ट पैकेट बिट ट्रांसमिटेड एट टी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पैकेट में आपका एक पैकेट होगा और इस पैकेट में कई सारे बिट रहेंगे क्योंकि पैकेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रीम ऑफ बिट में। तो इसका जो फर्स्ट बिट होगा वो टाइम 0 पर ट्रांसफ़र होगा और लास्ट जो बिट होगा वो कब ट्रांसफ़र होगा, L/R। तो कहने का मतलब ये है L/R क्या है, इस फ्रेम को ट्रांसफ़र करने के लिए इन लिंक L/R टाइम लग रहा है। L क्या है आपका, लेंथ ऑफ फ्रेम, R क्या है, रेट ऑफ लिंक, ये बिट पर सेकंड में लिखा जाता है R, या फिर इसको बैंडविड्थ भी ले सकते हैं। तो देखिए ये आपका एक फ्रेम सेंड किया गया और वो फ्रेम आपका रिसीवर सेंडर की तरफ रिसीव हुआ, एक उसका एक्नॉलेजमेंट। तो टोटल टाइम देखा जाए तो RTT लगा है। RTT मतलब कि राउंड ट्रिप टाइम। और ये आपका क्या है, टू ऑफ प्रोपगेशन, मतलब कि प्रोपगेशन टाइम का डबल है राउंड ट्रिप टाइम। तो अगर हम लोग देखें कि टोटल टाइम कितना लगा जब आपका फर्स्ट बिट ट्रांसफ़र किया गया था, तो वहाँ पर देखें टोटल टाइम आपका ये लगा। ठीक है, और यूटिलाइजेशन टाइम आपका क्या हुआ,
एल बाई आर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। एल बाई आर आपका क्या है? यूजफुल टाइम। यूजफुल टाइम मीन्स कि एल बाई आर टाइम तक सेंडर वर्क कर रहा था और बाकी इस पूरे टाइम तक वो आइडल कंडीशन में था। तो टोटल आपका ये वैल्यू आई। यहाँ पर जो एल बाई आर की वैल्यू ये आई है और आर टी टी की वैल्यू क्या है? 30 है। तो ये यूटिलाइजेशन हुआ। अब अगर इस पूरे प्रोसीजर को देखा जाए, यहाँ पे कुछ और भी कंपोनेंट आ सकते हैं। तो इसमें देखो, यहाँ पर टोटल टाइम क्या है? ट्रांसमिशन टाइम ऑफ फ्रेम, प्रोपेगेशन टाइम ऑफ फ्रेम, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट, प्रोपेगेशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट और प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम आपका रिसीवर जब भी फ्रेम को कंज्यूम करेगा तो वहाँ पे उस फ्रेम को प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने में देखा जाएगा कि उसमें भी कोई एरर है कि नहीं है। अगर एरर होता है तो उस फ्रेम को डिस्कार्ड किया जाएगा। अब देखो, ये जो दोनों टाइम है, ये दोनों टाइम क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है। तो ऑलमोस्ट अगर इसको हम जीरो कर दे रहे हैं तो टोटल टाइम क्या हुआ आपका? देखिए, 2 ऑफ प्रोपगेशन टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम, जो अभी पीछे हम लोगों ने देखा था। तो लिंक यूटिलाइजेशन टाइम ये बोला गया कि टोटल यूजफुल टाइम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, जिस तरीके से पीछे था, और उसको हम लोगों ने थोड़ा सा सिंपलीफाइड फॉर्म में इसमें लिख दिया। व्हाट इज इज द प्रोपगेशन टाइम डिवाइडेड बाई ट्रांसमिशन टाइम। तो अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अगर यहाँ पर देखो तो ये क्या है आपका? ट्रांसमिशन टाइम, और ये क्या है आपका? राउंड ट्रिप टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम। तो अगर हम इसके लिए फॉर्मूला ये रखें, ये टी हो गया आपका ट्रांसमिशन टाइम, ये हो गया 2p हो गया आपका प्रोपगेशन टाइम, और एक क्या हो गया? ट्रांसमिशन टाइम। तो ऊपर नीचे हमने क्या किया? टी से डिवाइड कर दिया। तो टी से डिवाइड करने के बाद ऊपर क्या आ गया आपका? 1 आ गया। नीचे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2p बाई टी। और हमने देखा p बाई टी क्या है आपका? a है। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका 1/1 प्लस 2a। ये लिंक यूटिलाइजेशन फार्मूला है। तो इन सम बुक्स जिस तरीके से दिया गया है, उसमें क्या है कि अगर हम देखें कि लिंक यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या है, इसको हमको कम करनी पड़ेगी या फिर इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? इनक्रीज करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से हम लोग लिंक यूटिलाइजेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये नोट लिखा गया है, यह आपका टी ट्रांस, this is transmission time of frame, this is transmission time of acknowledgement, refers to the transmission time of frame and acknowledgement respectively. T prop means propagation, denotes the propagation delay, and T proc denotes the overhead computation time such as CRC computation at receiver. तो इसी लिंक यूटिलाइजेशन पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि assume that in a stop and wait ARQ system the bandwidth of the link is 1 Mbps and 1 bit takes 20 मिलीसेकंड। तो एक बिट के लिए कह रहा है ये 20 मिलीसेकंड ले रहा है किसमें? राउंड ट्रिप टाइम में। राउंड ट्रिप, तो कहने का मतलब यह है राउंड ट्रिप टाइम की वैल्यू क्या हो गई? 20 मिलीसेकंड हो गई। ठीक है। तो अगर देखा जाए कि इस राउंड ट्रिप में टोटल कितने बिट हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं लिंक में, तो उसकी वैल्यू ये आती है बैंडविड्थ इनटू डिले प्रोडक्ट। मतलब इस टाइम पर कितने बिट ट्रांसफ़र किया जा सकता है और मैक्सिमम बैंडविड्थ की वैल्यू के हिसाब से हम लोग बिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ ये हो गई और ये आपका राउंड ट्रिप टाइम हो गया। तो टोटल इतने बिट आ गई, मतलब कि 20,000 बिट वी कैन ट्रांसफ़र in
this link in a single round trip। तो अब देखा जाए अगर इसका हम लोग यूटिलाइजेशन निकालें तो देखिए 20,000 bit during the time it takes for the data to go from the sender to receiver and then back again। however the system send only, अगर कहा गया कि सिस्टम में केवल 100 बिट सेंड किया जा रहा है, वी कैन से दैट द लिंक यूटिलाइजेशन इज ओनली 100 नहीं 1000, लिंक यूटिलाइजेशन इज ओनली 1000 डिवाइडेड बाई 20,000 और इसकी वैल्यू आएगी आपकी क्या 5%। फॉर दिस रीजन फॉर ए लिंक विद अ हाई बैंडविड्थ और लॉन्ग डिले द यूज ऑफ स्टॉप एंड वेट वेस्टेज द कैपेसिटी ऑफ लिंक। अब देखिए ये जो डिसएडवांटेज आई है उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो पाइपलाइनिंग मैकेनिज्म यूज करके हम लोग लिंक यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेंडर्स अलाउज मल्टीपल्स इन फ्लाइट एड टू बी एक्नॉलेज्ड। कहने का मतलब ये है कि कई सारे फ्रेम को सेंड कर देगा जिसका भी एक्नॉलेजमेंट अभी तक नहीं आया है, तो वो एक के पीछे एक जो है लिंक में ट्रांसमिट होते रहेंगे। रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर मस्ट बी इंक्रीज, तो अब सीक्वेंस नंबर भी इंक्रीज किया जाएगा। बफरिंग एट ए सेंडर एंड रिसीवर, बफरिंग का मतलब है कि एक मेमोरी भी दे दी जाएगी। तो अब क्या है कि जब पाइपलाइनिंग हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पर सेंडर और रिसीवर के पास कुछ बफर भी रहेंगे जहाँ पर वो फ्रेम को स्टोर कर सके, एक्नॉलेजमेंट को स्टोर कर सके। तो देखिए ये एक फिगर दिया गया है, यहाँ पर अभी तक स्टॉप एंड वेट में क्या होता था कि एक फ्रेम केवल सेंड किया जाता था। अब क्या होगा, कई सारे डेटा पैकेट सेंड किए गए, कई सारे फ्रेम भेजे गए और सारे फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारी जो एफिशिएंसी थी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टू जेनरिक फॉर्म ऑफ पाइपलाइन प्रोटोकॉल गो बैक एन एंड सेलेक्टिव रिपीट, जिसको शॉर्टकट में बोल देते हैं GBN एंड SR, ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए ये पाइपलाइनिंग का यूज करके आपको दिखाया गया है कि कैसे हम लोग लिंक यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी जो लास्ट में एग्जाम्पल था उसी को ये थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। फर्स्ट पैकेट बिट ट्रांसमिटेड एट टाइम t इक्वल टू 0, लास्ट बिट ट्रांसमिटेड एट टाइम L/R। तो ये एक ट्रांसमिशन टाइम हो गया किसके लिए, एक फ्रेम के लिए, और एक ये भी उसके बाद तुरंत भेज दिया गया, एक ये भी भेज दिया गया। तो अब क्या है कि 3 फ्रेम सेंड हो रहा है और उन 3 फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो अगर देखा जाए कि टोटल टाइम कितना हुआ, तो आपका जो सेंडर है वो कितने टाइम तक वर्क कर रहा था, 3 फ्रेम सेंड किया, तो 3 फ्रेम को ट्रांसफ़र करने में जो भी टाइम लगा उतने टाइम तक वो बिजी था। तो अगर ये देखा जाए तो इसकी वैल्यू ये आ रही है और टोटल टाइम जो भी था उसकी वैल्यू ये है। तो अब देखिए 3 टाइम्स इम्प्रूव हो गया ये, मतलब कि अगर 3 फ्रेम पाइपलाइन में हमने सेंड कर दिया तो अभी जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था उसमें हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 टाइम्स इम्प्रूव हो गई, इंक्रीज यूटिलाइजेशन बाय ए फैक्टर ऑफ 3। तो इसलिए नेक्स्ट जो हम लोग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे वहाँ पर गो बैक एन ARQ और सेलेक्टिव रिपीट, वहाँ पर क्या है यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज द यूटिलाइजेशन परसेंटेज ऑफ ए लिंक, इन एग्जाम्पल if we have protocol that can send up to 15 frame before stopping and worrying about the acknowledgement। तो जो अभी पीछे हमने देखा था सेम उसी के तरीके है, वहाँ पे 3 फ्रेम सेंड किए जा रहे थे, यहाँ पे 15 फ्रेम सेंड किया गया। तो 15 फ्रेम सेंड करने के लिए क्या होगा, 15 इंटू 1/1 प्लस 2a ये हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या है, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट इज स्टिल 20,000 बिट
द सिस्टम कैन सेंड अप टू 15 frames or 15,000 bit during a round trip. This means the utilization is 15,000 divided by 20,000 और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 75%. Of course, if there are damaged frame, the utilization percentage is much less because frame has to be arisen. तो अगर कोई यहाँ पर फ्रेम डैमेज होता है या फिर फ्रेम लॉस होता है तो वहाँ पर हमको क्या होगा, फिर से एक फ्रेम सेंड किया जाएगा और उसकी वजह से हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो